क्योंकि इलेक्शंस का अनाउंस करना लेकिन उस वादे को पूरा ना करना या उस रियासत के दर्जे को वापस ना देना, कारण क्या आपके हिसाब से लगता है आपको? रियासत का दर्जा ना देना भाजपा की कमजोरी साबित हो रही है, क्योंकि कि इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए कहां पर चूक हुई या कहीं चूक नहीं हुई। देखो, अब पोस्टल बैलेट तो हमारे हाथ में नहीं था। बिल्कुल, यहाँ पे फौजी, यहाँ पे सीआरपी, यहाँ पे आईटीबीपी वाले लोग बाहर से वोट डालते हैं। कौन डाल गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसके चुनाव की घोषणा से आधा घंटा पहले सब ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कैसे ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, और जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपने देखा होगा एलजी साहब की तरफ से बयान आता है कि हम कस्टोडियन की प्रॉपर्टी का भी राइट इनको देंगे। बिल्कुल, रविंद्र रैना कहते कि जनाब इस बार तो सरकार बीजेपी बनाएगी। तो आप 10 साल करते क्या रहे हो? आपको 10 साल याद नहीं आई? तो ड्रोन टेररिज्म, नार्को टेररिज्म भी तो जम्मू कश्मीर में इन्हीं की बदौलत यहाँ पे आया। पहले कहाँ पे था? स्टेटमेंट जो फारूक अब्दुल्ला का था कि जनाब अब ना तो कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, ना तो आगे फ्यूचर में कांग्रेस के साथ कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, ना ही पीडीपी के साथ हो सकती है। तो ये किसकी और इंडिकेशन करता है, कहाँ की ओर इशारा करता है? भाजपा के साथ जो भी लगेगा हारेगा। अभी इलेक्शन का माहौल तो बनने दो। फारूक अब्दुल्ला साहब का दूसरा बयान क्या आएगा उसका इंतजार करें। शोपियान के सड़कों से 2 पीएचडी स्कॉलर्स जो पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, वो सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। तो जवाब जब मिलता है, जब पूछने की कोशिश करते तो जवाब ये आता है कि जनाब इसमें बुराई क्या है? तो एक डॉक्टरेट करके पीएचडी सर्टिफिकेट लेकर कोई सड़क पे ड्राई फ्रूट बेच रहा है, बजाय कि उसको जॉब दी जाए। ये जवाब मिल रहा है कि जनाब ये बड़ी अच्छी क्या है कि आप उसको ड्राई फ्रूट तो बेच रहा है, वो तो पकौड़े बनाने की सलाह दे रहे थे भाजपा मोदी सरकार। कल जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से असेंबली इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बिगल बज चुका है, और वही कांग्रेस की तरफ से भी कल एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें रमन बालाजी को कल वर्किंग प्रेसिडेंट कांस्टेंट चुना गया है। लेकिन रमन बालाजी से कुछ सवालात पूछने की कोशिश करेंगे, चूंकि ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीधे आपसे जानना चाहेंगे रमन बालाजी, जैसे आप जानते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ तौर पर कह सकते हैं कि निवेदन या इन्विटेशन आया है कि तैयार हो जाए, तो किस हद तक कांग्रेस तैयार है इस इलेक्शंस में हिस्सा लेने की, और क्या लगता है कि कहाँ कांग्रेस खड़ी है? कांग्रेस तो हमेशा चुनाव से कभी भागी नहीं। जब भी बिल्कुल वजह कांग्रेस तैयार यहाँ पे रहती है और चुनाव लड़ने के लिए। हमें लगता है कि बिगुल तो बजाया, बड़ा देर से बजाया। हम बड़ा 10 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही, और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का कत्ल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर था। बड़ी बार इलेक्शन कमिश्नर के डेलीगेशन आए, हमने बड़े पुरजोर तरीके से ये आवाज़ बुलंद यहाँ पे की कि यहाँ के चुनाव कराए जाएँ, लेकिन साथ में रियासत का दर्जा भी दिया जाए। बिल्कुल, चुनाव करवाना, उस गवर्नमेंट चुनना, और साथ ही में गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों आपस में तालमेल हो तो तभी काम यहाँ पे चलता है। दिल्ली की सरकार हमने देखी, हमारा फुल फ्लैज रियासत भी चाहिए थी, और जो कमिटमेंट थी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने की थी कि हम रियासत का दर्जा देंगे, और वहीं पे गवर्नर साहब की जगह एलजी का बिठाना, और फिर बोलते हैं कि चुनाव के लिए हमने घोषणा कर दी। अगर सत्ताधारी पार्टी सिंसियर होती जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों की सेवा करने में, तो ये सिर्फ चुनाव की घोषणा तक सीमित नहीं रहता। हमें अफसोस है, हमें खुशी भी है कि चलो चुनाव की घोषणा हो गई, और चुनाव की घोषणा जहाँ पे खुशी है वहाँ पे दुख भी है कि रियासत का दर्जा भाजपा वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी की, उसने रियासत का दर्जा नहीं दिया, और एलजी साहब को पूरी पावरें जो चीफ मिनिस्टर की दे दी। जमहूरियत में अगर जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नर साहब का इंस्टीट्यूशन हो, तालमेल बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ उनको सारी पावरें देना और चीफ मिनिस्टर की पावर को डिल्यूट करना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लुकुना यहाँ पे है। इस चीज़ को लेके गुस्सा है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा देने में भाजपा अभी तक जो है वो नाकाम साबित हुई। रमन बालाजी, क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि अभी तक, चूंकि बीजेपी खुद दावा भी कर रही है कि जनाब अब हालात जो है पुरअमन मामूल पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, और आप भी जानते हैं कि ऑन द फ्लोर, जैसे आपने खुद भी कहा कि होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि जनाब हालात सुधर जाएंगे तो सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस का अनाउंस करना लेकिन उस वादे को पूरा ना करना या उस रियासत के दर्जे को वापस ना देना, कारण क्या आपके हिसाब से लगता है आपको? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उन्होंने जब अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड फौरी तौर पे वापस देना चाहिए। उन्होंने हमारे स्टैंड को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो हम आवाज़ बुलंद करते थे कि
रियासत का दर्जा लेना वापस, वो भाजपा के पास मैंडेट नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौतियाँ यहाँ पे हैं, उसका फैसला जब भी आएगा। लेकिन जमहूरी तौर पे रियासत का दर्जा ना देना भाजपा की कमज़ोरी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष बहुत बड़ा स्ट्रांग यहाँ के तौर पे यहाँ पे उभर के यहाँ पे आया। आपने देखा होगा कि चाहे पार्लियामेंट के चुनाव यहाँ पे आए, ये अपने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाए। तो इनको लगता है कि लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि आपने ये रियासत का दर्जा छीना, बातें बड़ी की थी, हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, उससे पहले नोटबंदी का बहाना लिया, हम आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी हमने यहाँ पे की, उसकी कमर तोड़ देंगे। फिर बयान आता है कि परिंदा भी पर नहीं यहाँ पे नहीं मारेगा। लेकिन उसका असर ग्राउंड में क्या है कि जो बातें करते थे परिंदा भी पार नहीं मारेगा, यहाँ पे तो ड्रोन के जरिए जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक हो गए, ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पे आ रहे हैं। अब सांबा बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर उसकी ड्रॉपिंग होती है। वो हमारी पुलिस फोर्स सक्षम है कि उनका मुकाबला करने के लिए। और लेकिन यहाँ तक तो है कि अब संतरी से प्रधानमंत्री तक ये लोग हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, कौन इसका जिम्मेवार है, क्यों नहीं रोकथाम कर रहे? तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद भी रियासी का कांड की शुरुआत यहाँ पे हुई, और पहली बार कई देर के बाद पिलग्रिम वो उसके निशाना बने, क्योंकि भक्तजन के रूप में वो टूरिस्ट जहाँ पे आए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वो एक खुशगवार माहौल पैदा करता है। इकोनॉमिकली हम सब लोग मजबूत होते हैं जब टूरिस्ट आता है, तो शिकारे वाले का भी काम चलता है और होटल वालों का काम चलता है, टैक्सी वाला का हो, ऑटो वाला का हो, बसों का हो, तो ये सारे इंटरमिंक्ड एक दूसरे के साथ तालमेल है, तो सब लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो आज वो उसकी शुरुआत जब रियासी से हुई, ये शपथ ले रहे थे, और उसके बाद लगातार फौजियों की जो जंग में नहीं है लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण उनकी शहादत हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? रिव्यू तो मीटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी करेगा, होम मिनिस्टर भी करेगा, डिफेंस मिनिस्टर भी, लेकिन निचले स्तर पे उस रिव्यू मीटिंग का असर देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, ये विपक्ष की सुरक्षा विड्रा कर सकते हैं, अपने चाहतों को सुरक्षा पूरी प्रदान करते हैं ताकि वो सरकारी बंगलों में रह के चुनाव भी लड़े। तो ये कब तक होगा? ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे हो। कोई भी उसके चुनाव की घोषणा से आधा घंटा पहले सब ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप करते हैं, और जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपने देखा होगा एलजी साहब की तरफ से बयान आता है कि हम कस्टोडियन की प्रॉपर्टी का भी राइट इनको देंगे। बिल्कुल, ये जायज केस था। तो आप 10 साल करते क्या रहे हो? आपको 10 साल याद नहीं आई? तो ये उन लोगों के हक में, हम भी इन लोगों के हक में, अगर 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होती हम इनका फैसला करते। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी का अगर 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होती, हमारे को हम कोलिशन सरकारों में यहाँ पे थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के लोगों के पास अगर जमीन थी तो हम छुड़वाने तो नहीं गए। गोरखानगर में हमने रेगुलराइज किया, ये इनका फैसला बाद में था। लेकिन उसके लिए जिस ढंग से हालात यहाँ पे बने, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अनदेखी भाजपा की तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुई है। और जो दावा बड़ा करते थे कि हमने स्टेट इसलिए तोड़ी, आतंकवाद को खा पाए, 2000 के नोट आपने छापे, आपने विड्रा कर लिया, आपका जिम्मेवार कौन है? तब भी बोलते थे जनाब यहाँ करेंसी का दुरुपयोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2000 नोट छापे भी क्यों? फिर विड्रा कहाँ? आज तो कहीं भी नजर नहीं आता। बिल्कुल। और उसके बाद बदले में जिस चीज़ का दावा ठोकते थे कि हम कहीं पे भी कोई आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी हुआ, ड्रोन टेररिज्म आ गया, नार्को टेररिज्म आ गया। टेररिज्म एक तो मिलिटेंसी अफेक्टेड है, मिलिटेंसी रिलेटेड है कि AK-47 हो, 56 हो, उसके फायरिंग से लोग मारे जाए। दूसरा नार्को, नशे के जरिए भी लोगों को मारने का काम। तो ड्रोन टेररिज्म, नार्को टेररिज्म भी तो जम्मू कश्मीर में इन्हीं की बदौलत यहाँ पे आया। पहले कहाँ पे था? बिल्कुल। 35 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है। तो सरकार तो जवाब देना, ये उड़ता पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी उड़ता जम्मू कश्मीर करने के लिए, उड़ता कश्मीर तो पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। हमें लगता है कि यह कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ खोखले वादे यहाँ पे करते थे, जुमलों की बरसात यहाँ पे करते हैं कि कहीं ना कहीं जुमलों की बरसात के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाए और सियासी रोटी से किया। भला जी, मेरा एक अहम सवाल है, चूंकि नौकरियों के हवाले से भी बात हुई, लेकिन इस इलेक्शन के 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है। शोपियान के सड़कों से 2 PhD स्कॉलर्स जो PhD कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, वो सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। तो जवाब जब मिलता है, जब पूछने की कोशिश करते तो जवाब ये आता है कि जनाब इसमें बुराई क्या है? तो एक डॉक्टरेट करके PhD सर्टिफिकेट लेकर कोई सड़क पे ड्राई फ्रूट बेच रहा है, बजाय कि उसको जॉब दी जाए, ये जवाब मिल रहा है कि जनाब ये बड़ी अच्छी क्या है कि आप उसको ड्राई फ्रूट तो बेच रहा है, वो तो पकौड़े बनाने की सलाह दे रहे थे भाजपा मोदी सरकार। तो आज ड्राई फ्रूट, ये भाजपा को शर्म आनी चाहिए जिसने 2014 के बाद रोजगार के लिए कोई साधन लोगों को नहीं दिया।
और रोजगार जब लोग मांगने जाते थे तो उनको रोजगार के स्कैम मिलते थे, और स्कैम भी सबसे ज्यादा भाजपा के डबल इंजन के प्रशासन के दौरान यहाँ पे हुए। यहाँ पे ये 3500 स्कूल बंद करते हैं। लगता यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, क्योंकि वो स्कूल अगर बंद कर दिए तो टीचर्स कहाँ से लगेंगे। आज ईटीटी इंडस्ट्री टोटली जम्मू कश्मीर में बंद हो गई। ईटीटी कॉलेज हुआ करते थे, हम लोग आरईटी टीचर लगाते थे, 7 साल के बाद उनको पक्का करते थे, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करते थे। ये तो कितने सालों से, 10 साल से ये जो पीडीडी और कैजुअल लेबर जो थे उनको रेगुलाइज नहीं कर पाए। तो सरकार तो इनकी है ना, जम्मू कश्मीर में सारे एमएलए इनके हैं, सारे एमपी इनके हैं। अगर बात करो तो पार्लियामेंट में जाके सोए रहते हैं। तो ऐसे पार्लियामेंट चुन के तो बनेगा क्या, देश का क्या बनेगा। तो रमन भल्ला जी, हाल ही में इलेक्शन जो हुए पार्लियामेंट्री इंतखाबात, हमने 2019 की अगर बात करें, उस वक्त में आप ही की अगर मैं बात करूं तो करीबन 3 लाख वोट से जो है आप दूर रहे थे। लेकिन इस इलेक्शन की अगर बात करें केवल 1 लाख का मार्जिन रहा, और वो कहीं ना कहीं से एक बड़ी दूरी जो है नजर आती है कि बीजेपी से जो है लोग शायद खफा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए कहां पर चूक हुई, या कहीं कहीं चूक नहीं हुई। देखो, इन्होंने डीलिमिटेशन को अपने प्रॉपर्टी बना के डीलिमिटेशन की। रजौरी पूंछ की सीट थी जहां से मैंने 4,70,000 वोट लेते, उसको उठा के अनंतनाग के साथ मिला। अनंतनाग भी इस हिस्सा है, लेकिन हर एक की कल्चर, हर एक की टॉपोग्राफी है। अगर इनको इतना ही शौक था तो रजौरी पूंछ की सेपरेट रहने देते, करवा लेते चुनाव, फिर देखते हम कौन है। वो कट किया। फिर जम्मू के साथ सारा वोटर को रियासी के साथ जोड़ दिया। गूल गुलाबगढ़, गूल इस इलाके में रखा, गूल रामगढ़ में चला गया, दूसरे को इधर रखा गुलाबगढ़ में। तो वो चुनाव यहाँ पे करवाया। आज लोग समझ चुके थे कि पोलराइजेशन का ज़माना नहीं है, क्योंकि जिस नाम पे ये वोट मांगते थे, वहाँ पे अयोध्या में तो सीट हार गए, काशी में सीट हार गए। तो आज जो आंकड़ा मैं समझता हूँ कि पिछले 2019 में मैंने 1,27,000 वोट लिया था जम्मू जिले में और सांबा में, टोटल 1,27,000। आज 5,67,000 का आंकड़ा हमने पार किया। जमहूरियत को एक नई फिजा मिली यहाँ पे है, लोगों ने दिल से वोट यहाँ पे दिए। अब जिनकी मैनेजमेंट होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो लोगों ने फैसला दिया हमने उसको स्वीकार किया। अब पोस्टल बैलेट तो हमारे हाथ में नहीं थे बिल्कुल। यहाँ पे फौजी, यहाँ पे सीआरपी, यहाँ पे आईटीबीपी वाले लोग बाहर से वोट डालते हैं, कौन डाल गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। चलो रमन भल्ला जी, आखिरी मेरा एक अहम सवाल आपसे और भी रहेगा। बीजेपी की अगर बात करूं मैं, चूंकि जिनको उन्होंने सपोर्ट किया वो तो इलेक्शन में अगर देखे पर्टिकुलरली अपनी पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हुए। जैसे आप जाते कि जफर मनाज के साथ में, वो तो दूर दूर तक जो है वो उस पार्लियामेंट इलेक्शंस में दूर रहे, अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए बीजेपी, और सीधे यूं कह सकते कि सरेंडर कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शंस में, ये क्या करके जनाब हमारे लीडर्स ऑलरेडी पार्टी में हैं। लेकिन इस बार दावा ये है बीजेपी का कि जो आप भी जानते हैं कि हम वेलकम करते हैं इस स्टेटमेंट का कि जनाब इलेक्शंस होने वाले हैं, अब हम हर एक सीट पर इलेक्शंस लड़ेंगे। रविंद्र रैना कहते कि जनाब इस बार तो सरकार बीजेपी बनाएगी। तो ये 3 चीजें, जैसे कि अपना नुमाइंदा ना चुनना, उसके बाद जिनको सपोर्ट करना तो वो बड़ी बुरी तरीके से हार जाते हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद अब ये दावा करना कि इस बार जो है फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। भाजपा के साथ जो भी लगेगा हारेगा। और बुखारी साहब भी मौत पीसते पीडीपी के, बाप बेटी की सरकार। अब उनको भाजपा को याद नहीं आया, ये बाप बेटी की सरकार का ही एक कुंभा था बिल्कुल बुखारी साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको ये अपना कैंडिडेट नहीं उतार सके, या इनके पास मिला नहीं, या इनको डर लगा और इन्होंने उनको सपोर्ट दी, और हाल मुंह की खानी पड़ी। हमें लगता है कि जिस ढंग से ये रवैया इनका रहा, भाजपा बड़े जो दावे यहाँ पे करती है, लोग अपना मन बना चुके हैं कि इनको जम्मू कश्मीर से भगाना है। अगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर से लोगों को बचाना है तो भाजपा को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर में रोज़गार लाना है तब भी भाजपा को भगाना पड़ेगा। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, 2014 के बाद कोई राशन डिपो नहीं खोल सके, और राशन डिपो से स्मगलिंग कर दी। 35 किलो राशन की स्केल हम दिया करते थे, आज ये 4 किलो तक पहुँच के, और बड़े बड़े मोदी सरकार प्रधानमंत्री के थैले में फ़ोटो लगा के लोगों को बेच के गुमराह करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। नया राशन डिपो नहीं खोल पाए। अगर कोई राशन डीलर के जो काम कर रहा था, अगर किसी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वाले जिनका कोई सहारा नहीं, उनको राशन डिपो लाट नहीं मिल रहा। स्कीम बनाए गए, 5 साल से ये स्कीम ही बनाते रहते हैं, और उसके बदले में जब केरोसिन ऑयल गायब कर दिया, चीनी गायब कर दी, सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ा पाई। जो मनमोहन सिंह का जो विजन था, सस्ता सिलेंडर था, आज लोग महसूस करते हैं कि हमें इनके
अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें बुरे दिन ही दे दो। लेकिन वो बुरे दिन सस्ते थे, गरीब आदमी का पेट भरता था। आज तो इन लोगों ने शराब की दुकानों में तब्दील मंदिरों का शहर कर दिया, आज प्रदर्शनों का शहर कर दिया। हर जगह पे कोई नाम नहीं, कहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, बस शराब की दुकान खोलनी है। रेवेन्यू जनरेट करने के और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो इनके कारनामे यहाँ पे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जो कारनामे किसके बना पे ये बोलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कि किसके बिहार पे हम आंकड़ा पार करेंगे, अब वो पोजीशन नहीं रही, क्योंकि 400 का जो नारा देने वाले थे हम पार्लियामेंट में पार करेंगे, राहुल गांधी ने उसमें रोक लगा दी। वो क्रेडिट जाता है राहुल गांधी को, जिसने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सड़क की लड़ाई लड़ी, सड़क में जाके गरीब आदमी के साथ बात की, उनकी मुश्किलातों को सुना, उनकी बातों को उजागर किया। चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लगा कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो पैदल, चाहे उसके घर में प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पैदल यात्रा करके उसने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। हम नाज उस पर करते हैं। और जब राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में आए, कश्मीर के लोग कई चीज़ों का बैरियर तोड़ के सड़कों पे उन्होंने स्वागत यहाँ पे किया। ये डर भाजपा को सता रहा है कि अगर राहुल गांधी उस वक्त आए और जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे यहाँ पे आ गए, तो अब भी अगर चुनाव होगा तो ये कहीं पे दिखाई यहाँ पे नहीं देंगे। और मैं समझता हूँ कि वो ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग जिनकी पेंशनें बंद कर दी, विडो पेंशन बंद कर दी, शेड्यूल कास्ट ओबीसी कैटेगरी के लोग जिनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिला करती थी जब स्कूल जाते थे, 4 साल से वो स्कॉलरशिप बंद है। इसका जिम्मेवार कौन है? जब विडो पेंशन ये दे रहे हैं, आशा वर्कर्स 5 साल हो गए लगातार वो सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं कि ऑनरेरी बढ़ा दिए, 800-900 से वो ऑनरेरी मिनिमम वेजेस के तहत भी दें तब भी उनको पैसा देना बनता है, और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। आज हर जगह पे, चाहे आशा वर्कर्स हो, कैयू लेबर्स हो, रहबरे ज़ियारत हो, रहबरे खेल हो, सब जगह तराई तराई यहाँ पे लगी है। और हम समझते हैं कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो लोगों के घरों से ज़बरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है, गुजरात में क्यों स्मार्ट मीटर नहीं है? तो स्मार्ट वाटर मीटर भी लगने वाले लग रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज को जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले कर दें, ताकि अपनी जनरेशन हो, हम सस्ती बिजली तो लें, हमारी बिजली बाहर महंगी सप्लाई करके हमसे ही व्यापार कर ये लोग करें। आज रेत माफिया, बजरी माफिया, गरीब आदमी का मकान बनाना मुश्किल है, बनाने के लिए राहतों कम देते। आज वही इंदिरा आवास योजना थी जिसका बाद में हमने नाम राजीव आवास योजना रखा। फिर जब ये इनकी सरकार है, इन्होंने राजीव आवास योजना का नाम तब्दील करके हाउसिंग फॉर ऑल रख दिया, लेकिन बदले में कितने मकान बनाए, ये आंकड़ा लोगों के सामने होना चाहिए। तो रमन भला जी, आखिरी सवाल है, माफी चाहेंगे आपका ज्यादा वक्त ले रहे। फारूक अब्दुल्ला को जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस का फुल सपोर्ट जो है उन्होंने मांगा, और यहां तक कि पहली बार शायद ऐसा हुआ कि फारूक अब्दुल्ला खुद कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आके ओपनली कहते कि जनाब हमें सपोर्ट चाहिए इनका, और कांग्रेस ने उनका सपोर्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस में किया, जिसकी वजह यूं कह सकते हैं कि जिसकी वजह से अभी 2, हालांकि अपना सपोर्ट भी था, लेकिन 2 पार्लियामेंट यूं कह सकते हैं कि मेंबर जो है उनके पार्लियामेंट में है। लेकिन हाल ही में एक अनटुवर्ड इंसिडेंट यूं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है फारूक अब्दुल्ला का था कि जनाब अब ना तो कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, ना तो आगे फ्यूचर में कांग्रेस के साथ कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, ना ही पीडीपी के साथ हो सकती है। तो ये किसकी और इंडिकेशन करता है, कहां की ओर इशारा करता है? उसको लाइटली मत ऐसा ना ले। अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहता है मैं कांग्रेस के साथ तैयार हूँ, तो हो सकता है भाजपा डर से इलेक्शन डेफर कर दे। आप उनको लगा कि अब नहीं है समझौता, तो उन्होंने इलेक्शन तो अनाउंस करा दी। अभी इलेक्शन का माहौल तो बनने दो, फारूक अब्दुल्ला साहब का दूसरा बयान क्या आएगा उसका इंतजार करें। ये हमारे साथ मौजूद थे रमन भला जी, जिनसे हमने बात की, वर्किंग प्रेसिडेंट है, और इनको हम मुबारकबाद भी देते, कल इनका नाम फिर से एक बार लिस्ट में आया है। तो इलेक्शंस का बिगल जैसे बजा, तो हमने सोचा शुरुआत में सबसे पहले जो स्ट्रांग अपोजिशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, हाल ही में 5 से 5.5 लाख के आसपास उनने पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़कर वोट लिए, और बड़ी चुनौती जो है बीजेपी को दी। तो हमने कुछ सवाल किए अवाम के लिए, जनता के लिए, जवाब आपके सामने हैं। आगे भी मुलाकात करेंगे और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। रमन भला जी, अपने वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।